हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ आज वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उनका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर रह गया है। तो उसके कुछ सब्जेक्ट वालों के पेपर हो चुके हैं, कुछ के पेपर रह गए हैं। रेगुलर वालों का हो चुका है, सोल में भी बीकॉम वालों का हो चुका है। बीकॉम ऑनर्स वालों का सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम अभी बाकी है। तो मैं आज लेकर आया हूँ जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं रेगुलर के, उनका जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप क्वेश्चन वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं लेकर आया हूँ आज इनके आंसर का पार्ट ए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो देखिए, फर्स्ट का ए पार्ट आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, दो पार्ट में डिवाइड है पेपर, पार्ट ए में पार्ट बी में। तो आज मैं लेकर आया हूँ अभी पहले आपके साथ पार्ट ए, पार्ट बी भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें आपको डिफाइंस करनी थी। नंबर वन थी हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ। पूरे अर्थ पे जितना भी वाटर है उससे मिलके जो एक इकोसिस्टम एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बनता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। चाहे अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे एयर में प्रेजेंट हो, उस सभी से मिलके जो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। फिर आएगा होम्योस्टेटिस। तो अ स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। वो सभी बैलेंस एक तरीके का जो कि एक बॉडी को जरूरत होती है उसके फंक्शन को करेक्टली करने के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए, वो सारे बैलेंसेस कहलाते हैं होम्योस्टेटिस। ग्रासलैंड, तो एरिया इन विच द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय अ नियरली कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रास। ग्रासलैंड ऑकर इन एनवायरमेंट conducive to the growth of this plant cover but not to that of a taller plant, particularly tree and shrub। ग्रासलैंड क्या होता है? एक एरिया जिसमें क्या हो, वेजिटेशन किस फॉर्म में पाई जाए? ग्रास की फॉर्म में मिले आपको, ज्यादा बड़ी ना मिले वेजिटेशन, सिर्फ छोटी छोटी ग्रास ग्रास की फॉर्म में मिले, तो वो जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है ग्रासलैंड। इसमें क्या क्या आ जाता है? ट्री, श्रब्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। तो द डेटरेशन और लॉस ऑफ द productive capacity of soil for present and future, it is also caused by human activity that pollute or degrade the quality of soils and land utility। लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है? लैंड डिग्रेडेशन होता है जो सॉइल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाना प्रेजेंट में भी और आगे के लिए भी, अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव ना रहे, तो उसे कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। ये किसकी वजह से होता है? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल की क्वालिटी और हम उसे कितना यूज कर रहे हैं लैंड को, उसके इन सभी चीजों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर आता है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल। फॉसिल फ्यूल होते हैं किससे? जो प्लांट एंड एनिमल मर जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं उनसे बनता है। दीज फ्यूल आर फॉर्म्ड इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये क्रस्ट अर्थ के मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फॉसिल फ्यूल अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं इनमें? कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट होते हैं जो कि जलकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थी डिफाइन पॉल्यूटेंट की। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट आर कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस इन नेचुरल एनवायरनमेंट कॉजिंग एडवर्स चेंज। मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो कि आपके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाए और उसे उसके जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी है उसे कम कर दें और उसे पॉल्यूट कर दे, तो उसे कहा जाता है पॉल्यूटेंट। बी पार्ट, जो फर्स्ट का बी पार्ट था उसमें आपको ट्रू फॉल्स करने थे, तो इसके आंसर रहेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर है फॉल्स, सेकंड का ट्रू है, थर्ड का ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ फॉल्स है। ठीक है। फिर आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें आपको देखिए इसका आंसर, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, प्राइमरी सक्सेशन के बारे में आएगा कुछ। तो देखिए, प्राइमरी सक्सेशन ऑन बैरन लैंड। तो प्राइमरी सक्सेशन इज द सक्सेशन दैट स्टार्ट इन लाइफलेस एरिया सच एज द रीजन डिवाइडेड ऑफ सॉइल और द एरिया वेयर द सॉइल इज अनेबल टू सस्टेन लाइफ। व्हेन द प्लेनेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड देयर वाज नो सॉइल ऑन अर्थ। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? वहां पर लाइफ, वहां पर से लाइफ को स्टार्ट करना जहां पर अभी तक कोई लाइफ नहीं है, वहां की जो सॉइल हैगी वो एकदम बेकार हैगी, वहां पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, उस जगह पर कुछ लाइफ का स्टार्ट करना वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। जब प्लेनेट फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड हुआ था तो प्राइमरी सक्सेशन वही कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर अर्थ पर कोई भी सॉइल नहीं थी।
प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी इन एन अनहेबिटेटेड एरिया। कोई ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी पहले नहीं रहता था, वहां पर किसी कम्युनिटी का स्टेबलाइज करना, वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। सच एज रॉक्स प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इज सीन इन एरिया वेयर volcanic eruption occur when the lava has cooled and hardened its from rock or barren land। प्राइमरी सक्सेशन कहाँ देखने को मिलता है? वो एरिया जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जो लावा है वो जमीन पर जम गया हो और उसने रॉक्स की फॉर्म कर दी हो। ठीक है, ये कहलाता है आपका प्राइमरी सक्सेशन। सेकंड का सी पार्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज इज द मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इनकम्पोजेज अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स। एनवायरमेंटल स्टडीज है वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कई सारी वाइड रेंज के डिसिप्लिन को कंपोज करके रखती है, इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड लॉ। ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। इट रिकॉग्नाइज दैट एनवायरमेंटल इशू आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अ होलिस्टिक अप्रोच दैट टेक इनटू अकाउंट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल इश्यूज कैसे हैं? एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और वो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं जिससे उनके इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर को इंटरकनेक्ट किया जा सके। ठीक है, सम ऑफ द डिसिप्लिन दैट कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड। कुछ डिसिप्लिन हैं जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस नंबर 1। एनवायरमेंटल स्टडीज ड्रॉ हेवली फ्रॉम नेचुरल साइंस। जो एनवायरमेंटल स्टडी है उसका ज़्यादातर पोर्शन है वो नेचुरल साइंस कंसिस्ट करता है, सच एज बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। टू अंडरस्टैंड द नेचर प्रोसेस दैट शेप द एनवायरमेंट। नेचुरल साइंस की जरूरत क्यों पड़ती है? जो एनवायरमेंट है उसको समझने के लिए हमें नेचुरल साइंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी एज इट फोकस ऑन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम दैट मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है? मतलब इंजीनियरिंग साइंस को भी एनवायरमेंटल स्टडीज में क्यों इंक्लूड किया जाता है? तो इंजीनियर जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है उससे हमें क्या पता लगता है? ये फोकस करती है कुछ ऐसे प्लान्स को डिजाइन करना, डेवलप करना जो कि इन्वायरमेंटल पर होने वाले इम्पैक्ट को कम करें, मिटिगेट करें, उसे कहला इसलिए इसे इंजीनियरिंग साइंस भी कहा जाता है। Overall, the multidisciplinary nature of environmental study reflects the interconnectedness of environmental issue। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर है एनवायरमेंटल स्टडी का वो क्या है? एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है किसके साथ? एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें आपको डिफोरेस्टेशन के बारे में बताना था। तो डिफोरेस्टेशन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और ट्री फ्रॉम लैंड। जमीन के ऊपर से फॉरेस्ट को और ट्रीज को खत्म कर देना आपका डिफोरेस्टेशन कहलाता है। इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। ये ज्यादातर या तो ह्यूमन के एक्टिविटी की वजह से होता है या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से होता है। दिस कॉज कैन वेरी इन देयर एक्सटेंट, सिक्योरिटी एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ये जो कॉजेज हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, किसके बेसिस पर? एक्सटेंट के बेसिस पर, इनकी सिक्योरिटी के बेसिस पर और इनके इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट के बेसिस पर। सम ऑफ मेन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कौन से होते हैं? तो नंबर 1 एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिफोरेस्टेशन वर्ल्ड वाइड, स्पेशली फॉर क्रॉप लाइक सोए, पाम ऑयल एंड कैटल रेंचिंग। जो एग्रीकल्चर है ये एक सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन है डिफोरेस्टेशन का, क्योंकि हमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को और ट्रीज को खत्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है लॉगिंग। लॉगिंग और द रिमूवल ऑफ ट्री फॉर टिम्बर और वुड प्रोडक्ट। लॉगिंग क्या होता है? ट्रीज को खत्म करना, किसके लिए? टिम्बर के लिए, वुड प्रोडक्ट के लिए खत्म करना, वो कहलाता है लॉगिंग। ये भी एक कॉज है डिफोरेस्टेशन का। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रो, डिमांड फॉर हाउसिंग, कमर्शियल लैंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अदर फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज। और फॉरेस्ट्स को किस लिए खत्म किया जाता है? डिफोरेस्टेशन क्यों होता है? हमें रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग स्टेबलाइज करनी होती है, उनके लिए फॉरेस्ट को खत्म किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए और लॉगिंग हो ही चुका है। ये सारी चीजें थी आपकी डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है और इसके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या क्या होते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बताना था। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम दैट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन।
मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। बेनिफिट क्या क्या है मैंग्रोव के? तो कोस्टल प्रोटेक्शन होती है, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्टॉर्म, सुनामीज एंड अदर नेचुरल डिजास्टर। मैंग्रोव फॉरेस्ट किस चीज के उसमें हेल्प करते हैं? ये आपको स्टॉर्म से, सुनामी से और नेचुरल डिजास्टर्स को कम करती हैं। कार्बन स्टोरेज, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर हाईली इफेक्टिव एट sequestering कार्बन, हेल्पिंग टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो आपको किस चीज में हेल्प करते हैं? ये ज्यादातर कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो कम से कम रिलीज होती है। नेक्स्ट है फिशरीज, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड एंड नर्सरी हैबिटेट फॉर मैनी कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश एंड शेलफिश स्पीसीज। मैंग्रोव फॉरेस्ट में कई सारे ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो कि कंसिस्ट करती हैं, किस चीज में हेल्प करती हैं? फिश और सेलफिश स्पीसीज को ग्रो होने में हेल्प करती हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। बाकी किस चीज में? वाटर के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल मैंग्रोव फॉरेस्ट आर वाइटल इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इम्पोर्टेंट बेनिफिट टू बोथ। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो एक इकोसिस्टम का काम करते हैं, जो कि सभी के लिए बेनिफिट होता है, द इन्वायरमेंट एंड द कम्युनिटीज, इन्वायरमेंट के लिए भी और वहां पर रहने वाली कम्युनिटीज के लिए भी। ये था आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स लिखने थे। तो वाटर कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं? कंजर्विंग वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्रीकल्चर एरिया एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी टू इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वाटर को कंजर्व करने की क्या जरूरत होती है? इसे एग्रीकल्चर एरिया और मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी है, उन दोनों के लिए ही वाटर को कंजर्व करना जरूरी है। अब पहले एग्रीकल्चर एरियाज में यूज एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन एंड precision irrigation are some of the efficient irrigation system that can be used to conserve water in agriculture area। हम एग्रीकल्चर एरिया में किस किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं वाटर को? तो अच्छे इरिगेशन सिस्टम का यूज करके हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। फिर अगर क्रॉप सिलेक्शन, तो सिलेक्टिंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और हम सिर्फ वही क्रॉप ग्रो करें जिसमें कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है, इस तरीके से भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो फार्मर कैन कलेक्ट रेन वाटर इन पोन्ड्स एंड टैंक्स फॉर वाटर यूज। और कैसे? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके एग्रीकल्चर के लिए रेन वाटर को यूज करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर अगर मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी में, तो फिक्स वाटर लीक्स, तो नंबर 1 लीकिंग टैप पाइप एंड टॉयलेट वेस्ट, अ लॉट ऑफ वाटर, फिक्सिंग दिस कैन सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी में कैसे कर सकते हैं? तो जो वाटर लीक होता रहता है उसे रोक के कि वो वाटर लीकेज खत्म हो जाए, इसे रोककर हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर है वाटर प्राइसिंग, तो प्राइसिंग वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स स्कार्सिटी एंड इनकरेज पीपल टू यूज वाटर मोर इफिशिएंटली। पीपल्स को इनकरेज करें कि कम से कम वाटर का इफिशिएंटली यूज करें, तो उसे कहा जाता है वाटर प्राइसिंग, और इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर है पब्लिक एजुकेशन, तो एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैन हेल्प टू चेंज द बिहेवियर। वही है, पब्लिक को अवेयर करें, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो इन कंक्लूजन, कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चर एंड मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स लाइक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, क्रॉप सिलेक्शन, पब्लिक एजुकेशन, वाटर प्राइसिंग एंड स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट। तो कंक्लूजन ये आता है कि चाहे एग्रीकल्चर एरिया हो चाहे मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी हो, सभी जगह वाटर को कंजर्व करना चाहिए। और उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, क्रॉप सिलेक्शन, पब्लिक एजुकेशन, वाटर प्राइसिंग, इन सब के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। पार्ट बी का भी सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन जिन को इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।